एक कहानी सुनिए। रमेश और सुरेश दोनों पड़ोसी थे। एक दिन किसी बात पर दोनों की लड़ाई हो गई। दोनों को अंदेशा था कि किसी भी दिन उनके घर पर हमला हो सकता है। एक दिन रमेश ने अपने आंगन में पत्थरों का एक ढेर इकट्ठा कर लिया। सुरेश ने ये पत्थरों का ढेर देखा तो उसने भी अपने आंगन में भी पत्थर इकट्ठा कर लिए। सोसाइटी वालों ने दोनों से इसका कारण पूछा तो दोनों ने जवाब दिया कि मेरे पास पत्थरों का ढेर इसलिए है क्योंकि दूसरे के पास भी है। सोसाइटी वालों ने सोचा चलो ठीक है, जब तक दोनों के पास पत्थरों का ढेर है कोई दूसरे पर यह सोचकर हमला नहीं करेगा कि दूसरा भी ऐसा कर सकता है। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। नुकसान के डर से दोनों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। फिर एक दिन रमेश बाजार से जाली खरीद कर लाया और अपने घर पर बाड़ डाल दी। सुरेश को लगा कि अब ये मुझ पर जरूर हमला करेगा क्योंकि इसने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है। ये सोचकर सुरेश ने अपने घर में और बड़े पत्थर इकट्ठा करने शुरू कर दिए जो जाल को तोड़कर रमेश के घर को नुकसान पहुंचा सकते थे। अब ये सवाल पूछना बेमानी है कि आगे रमेश क्या करेगा और ये खेल क्या कभी रुकेगा। जालों की मोटाई और पत्थरों का साइज बढ़ता जाएगा जब तक दोनों आपस में सुलह नहीं कर लेते। ये तो रमेश और सुरेश थे, इनको समझाया जा सकता है, लेकिन तब क्या हो जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश ऐसा करने लगे। तब हथियारों की इस रेस का क्या अंजाम होगा। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें दावा किया गया कि इसी साल चीन ने अगस्त में एक मिसाइल परीक्षण किया था। मिसाइलों का परीक्षण वैसे तो आम बात है, लेकिन इस परीक्षण ने दुनिया भर के देशों की सरकारों के कान खड़े कर दिए। डर हमले से ज्यादा इस बात का है कि इस परीक्षण के बाद हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों की राजनीतिक बहसों में एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, स्पुतनिक मोमेंट। क्या होता है ये स्पुतनिक मोमेंट? इस फ्रेज का इस्तेमाल शुरू हुआ 1957 से। कोल्ड वॉर के दिन थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हर मोर्चे पर आगे बढ़ने की होड़ मची थी। इस लड़ाई का ब्रह्मास्त्र था न्यूक्लियर हथियार। सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद सोवियत संघ को अपनी असलियत का पता था। अमेरिका के पास उनसे 5 गुना ज्यादा अधिक न्यूक्लियर हथियार थे। इतना ही नहीं, सोवियत के मुहाने तुर्की में अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों का एक जखीरा खड़ा किया हुआ था। तब सोवियत ने दूसरे रास्ते से अमेरिका को मात देने की सोची। 1956 में ही अमेरिका स्पेस लॉन्च की तैयारी कर चुका था, लेकिन वो तैयारी फेल रही। अमेरिका फिर भी बेफिक्र था। कोल्ड वॉर की आंच में उसके हाथ जलने के चांसेस कम थे। लॉकहीड मार्टिन के स्पाई प्लेन सोवियत संघ के ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अमेरिका की जासूसी धरी की धरी रह गई जब अगले साल यानी कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च कर दिया। उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1। अमेरिका सहित उसके साथी पश्चिमी देशों में हलचल मच गई। स्पेस लॉन्च की लड़ाई दोनों देशों के बीच अहम की थी, लेकिन असली मुद्दा कुछ और ही था। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार तो थे, लेकिन हमला करने के लिए एक माध्यम भी चाहिए। वो दिन तो थे नहीं कि फाइटर जेट से कोई हथियार गिराया जाए। मिसाइलों के दिन आ चुके थे। यूएस को चिंता हुई कि अगर रूस का रॉकेट परपेंडिकुलर जा सकता है तो टेंजेंट की तरह भी जा सकता है। स्पुतनिक को लॉन्च करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था उसका नाम था ICBM, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ऐसी मिसाइल जो 5000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। रातों रात नॉर्थ अमेरिका और यूरोप सोवियत की पहुंच में आ गए थे। स्पुतनिक के लॉन्च से सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी जीत हासिल हुई। सोवियत संघ ने इशारों में कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत अमेरिका से कहीं आगे निकल चुका है। स्पुतनिक लॉन्च के बाद अमेरिकी सरकार हरकत में आई। नासा का गठन किया गया और दोनों देशों में अंतरिक्ष में वर्चस्व को लेकर एक नई होड़ शुरू हो गई। स्पुतनिक मोमेंट ये फ्रेज एक बार दोबारा चर्चा में है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मतलब ऐसी मिसाइल जो ध्वनि की गति से तेज वार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में सारा जोर हाइपरसोनिक शब्द पर गया है, लेकिन इस मिसाइल की खास बात इसकी स्पीड में नहीं बल्कि इसकी पहुंच में है। चीन से जिस सिस्टम का परीक्षण किया गया है उसका नाम है फोप्स, यानी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम।
ऐसा नहीं है कि फोर्ब्स शब्द पहली बार उपयोग में लाया गया हो। 1950 के बाद जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो अमेरिका और सोवियत संघ में न्यूक्लियर हथियार जमा करने की होड़ लग गई। दोनों देशों का तर्क था कि न्यूक्लियर लड़ाई को रोकने का एक ही तरीका है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी जब तक दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने की काबिलियत रखते हैं तब तक कोई भी दूसरे पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएगा। तुर्क सही भी था, दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। ऐसे में शांति का रास्ता हथियारों से होकर गुजरता था। लेकिन इस तर्क में एक झोल पैदा हुआ साल 1960 में, जब सोवियत संघ ने एक न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। इससे इक्वेशन में एक नया वेरिएबल पैदा हुआ। अगर एक देश न्यूक्लियर हथियार से अपनी रक्षा कर लेगा तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की कंडीशन फेल हो जाएगी। साल 1960 में मॉस्को ने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू किया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन। उन पर इस बात का प्रेशर पड़ा कि अमेरिका भी अपना डिफेंस सिस्टम तैयार करे। जॉनसन और उनके सहयोगियों को चिंता थी कि ऐसा करने पर हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक तरकीब खोजी। अमेरिका ने एक कमोबेश छोटे डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू किया। उम्मीद थी कि पब्लिक में ये संदेश जाए कि अमेरिका सुरक्षित है और मॉस्को को भी कोई खतरा महसूस न हो। सितंबर 1967 में तब के डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनारा ने घोषणा की कि अमेरिका ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यानी कि ABM तैयार कर लिया। खबर मॉस्को पहुंची तो रूस ने जवाबी तैयारी शुरू कर दी। अब की बार वो डिफेंस सिस्टम के बजाय एक ऐसे हथियार को डेवलप कर रहे थे जो अमेरिका के डिफेंस को भेद सके। ये नया हथियार या कहें कि नई तकनीक थी ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट, यानी अंतरिक्ष से हमला। ऑर्बिट का अर्थ ऊंचाई से नहीं बल्कि अवस्था से है। एक ICBM को भी बहुत ऊंचाई तक दागा जाता है जहां से वो अपने निशाने पर हमला करती है, लेकिन ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट के काम करने के तरीके में अंतर है। आइए समझते हैं कि एक ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें रॉकेट की मदद से एक न्यूक्लियर वॉरहेड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। वॉरहेड ऑर्बिट में बिना इंजन के चक्कर काट सकता है। इसके बाद जब वो निशाने के ऊपर पहुंच जाता है तो वॉरहेड को वापस धरती की ओर लाया जाता है। ऐसा करने के लिए वॉरहेड के साथ एक छोटी रॉकेट मोटर लगाई जाती है। सोवियत संघ ने ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम बना तो लिया, लेकिन एक मुश्किल अभी बाकी थी। UN की आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसके अनुसार कोई भी देश आउटर स्पेस में न्यूक्लियर हथियार लेकर नहीं जा सकता था। सोवियत ने टेक्निकलिटी के जरिए इस समस्या का हल ढूंढा। उन्होंने तर्क दिया कि उनके सिस्टम में न्यूक्लियर वॉरहेड ऑर्बिट का पूरा चक्कर नहीं लगाता, इसलिए ट्रीटी का कोई नियम टूट नहीं रहा है। इसी कारण सिस्टम को नाम दिया गया फोर्ब्स, यानी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। फोर्ब्स एक बड़ा हथियार था। बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले अब वो ज्यादा तेजी से अमेरिका पर हमला कर सकते थे। इसके अलावा ऑर्बिट से निकलकर वॉरहेड कहां हमला करेगा, ये बताने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम था। US के बाद न्यूक्लियर हमले की चेतावनी के लिए अर्ली वार्निंग रडार भी थे, लेकिन उन सब की स्थिति नॉर्थ पोल की तरफ थी, जहां से बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती थी। इसके बरक्स फोर्ब्स के थ्रू ऑर्बिट का चक्कर लगाकर साउथ पोल से हमला किया जा सकता था। हालांकि फोर्ब्स में कुछ खामियां भी थीं, जैसे ऑर्बिट से दोबारा धरती की तरफ एंटर करते हुए एक्यूरेसी बनाए रखना बहुत मुश्किल था। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों में जब स्पेस कैप्सूल धरती पर उतरते थे तो उनकी ठीक ठाक पोजीशन पता लगाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। इन सब कमियों के बावजूद साल 1960 से 1980 तक सोवियत संघ ने फोर्ब्स प्रोग्राम को जिंदा रखा। उस दौरान उसके पास एक समय में 18 फोर्ब्स मिसाइलों से हमला करने की ताकत थी। 1970 के दशक में अमेरिका ने जब अपने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम को बंद किया, तब जाकर फोर्ब्स सिस्टम भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1970 के दशक में चीन भी इस सिस्टम को पाने के फिराक में था, लेकिन अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम बंद किया तो 1980 में उसने भी इसकी मंशा छोड़ दी। तो सवाल उठता है कि इतने सालों बाद चीन दोबारा इस तकनीक का परीक्षण क्यों कर रहा है, और अगर ये तकनीक पुरानी है तो हल्ला क्यों मचा हुआ है? उत्तर है अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चीन ने सीधा सा हिसाब लगाया है। अमेरिका के न्यूक्लियर जखीरे को देखते हुए चीन के सामने दो सवाल उठते हैं। अगर अमेरिका चीन पर पहले हमला करता है तो चीन के पास वापसी हमले के लिए कितने हथियार बचेंगे, और चीन के कितने न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज सकते हैं।
अगर इसके जवाब में चीन के पास अच्छी खासी संख्या में न्यूक्लियर हथियार हैं तो सब चंगा सी, लेकिन अगर चीन की ताकत कम पड़ती है तो वो इसके लिए नए रास्ते खोजना चाहता है। ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ही चीन के लिए वो नया रास्ता है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के अनुसार चीन की नई मिसाइल ने ऑर्बिट में प्रवेश किया और 40,000 किलोमीटर का एक चक्कर लगाया, जिसके बाद वो धरती में प्रवेश हुई, लेकिन लगभग 26 किलोमीटर से अपने निशाने से चूक गई। साफ है कि चीन इस तकनीक के जरिए नई ताकत जुटा लेना चाहता है, खासकर इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव, ताइवान की स्थिति, ऑकस डील और क्वाड के नए खतरे को देखते हुए। पिछले कुछ सालों में चीन की डिफेंस यूनिवर्सिटी से इस तकनीक को लेकर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, इसलिए इस बात में कोई हैरत नहीं है कि चीन कई समय से इस तकनीक पर नए सिरे से काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन का नया सिस्टम फोर्ब्स से थोड़ा अलग है। ऑर्बिट से धरती में एंटर करते हुए मिसाइल में एक ग्लाइडर का उपयोग किया गया है, जिससे मिसाइल की उड़ान को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि अमेरिका अगर मिसाइल को लोकेट भी कर लेता है तो बीच उड़ान में उसका रास्ता बदला जा सकता है। इस कहानी में एक पेंच और है। 1973 में हुई यूएस सोवियत ट्रीटी के अनुसार अमेरिका सिर्फ 1 या 2 डिफेंस सिस्टम रख सकता था, लेकिन 9/11 हमले के बाद उसने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम पर नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया था। 2002 में उसने अलास्का में एक नई नेशनल मिसाइल डिफेंस साइट का निर्माण किया और न्यूयॉर्क में एक और सिस्टम बनाने का उसका प्लान है। इनके जरिए वो नॉर्थ पोल की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का मुकाबला कर सकता है। लेकिन साल 2002 के मुकाबले आज हालात बदल चुके हैं। चीन अब पुराना वाला चीन नहीं रहा। अमेरिकी रक्षा विभाग को इस बात का अंदेशा था कि चीन अपने न्यूक्लियर बेड़े में और हथियार जोड़ेगा, जो उसने किया भी। लेकिन नए फोर्ब सिस्टम के जरिए वो साउथ पोल की तरफ से भी हमला कर सकता है, जहां से बचाव का अमेरिका के पास कोई सिस्टम तैनात नहीं है। साउथ पोल की तरफ से हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग भी हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर लड़ाई में चंद सेकंड जीत हार का अंतर पैदा कर सकते हैं। ऐसे में फोर्ब्स के जरिए चीन को हमले में पूरे 10 मिनट का फायदा मिल जाएगा। अमेरिका चाहे तो अपने डिफेंस सिस्टम में मजबूती ला सकता है, लेकिन सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम का बजट ही $3 करोड़ 60 लाख के बराबर है और उससे भी सिर्फ 5 मिसाइलों को रोका जा सकता है। इसलिए नई तकनीक का मसला ये नहीं है कि चीन के पास कोई नया हथियार आ गया है, बल्कि ये है कि इससे न्यूक्लियर हथियारों की रेस में एक नया दौर शुरू हो सकता है, जो कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ नहीं जा सकता। चीन भी इस बात को समझता है, इसलिए उसने मिसाइल परीक्षण की बात को सिरे से नकार दिया है। उसका कहना है कि जुलाई के महीने में एक रीयूजेबल स्पेस प्लेन का टेस्ट किया गया था और उसी को मिसाइल समझने की गलतफहमी हुई है। अंत में तथ्य यह है कि चीन के पास आज भी इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि अमेरिका चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसके लिए 10 डिफेंस सिस्टम भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की कंडीशन आज भी लागू है। एक भी न्यूक्लियर हमले की स्थिति में किसी देश के बचने की उम्मीद कम ही होती है। नए न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण से किसी हमले से ज्यादा इस बात का खतरा है कि इससे हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है और दुनिया में दोबारा एक नए शीत युद्ध के दिन आ सकते हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।